नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर की बातचीत। भारत रूस संबंध को बताया बेहद मजबूत और स्थिर। द्विपक्षीय निवेश संधि की प्रगति पर भी चर्चा। इजराइल हमास के बीच संघर्ष जारी। इजरायली सेना ने गाजा में हमले किए तेज। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा जल्द ही हमास के आतंकियों तक होगी हमारी पहुंच। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा जल्द नहीं खत्म होगा संघर्ष। तुर्की के राष्ट्रपति ने की एडोल्फ हिटलर से बेंयामिन नेतन्याहू की तुलना। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को फिर से बनाया निशाना। ओडिशा में 2 और खेरसोन में 1 की मौत। यूक्रेन ने रूस के कई ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। क्रेमलिन ने कहा यूक्रेन को यूरोपीय संघ की मदद के बावजूद संघर्ष के परिणाम पर नहीं पड़ेगा कोई असर। नाटो की सदस्यता के लिए प्रयासरत स्वीडन के लिए अच्छी खबर। तुर्की संसद की एक प्रमुख संसदीय समिति ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब तुर्की की संसद करेगी फैसले पर अंतिम विचार। ऑस्ट्रेलिया में तूफान ने मचाई जमकर तबाही। 10 लोगों की मौत, कई लोग लापता। हजारों लोग बिना बिजली के जीवन यापन करने पर मजबूर। विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी और क्वींसलैंड पर तूफान की सबसे अधिक मार। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। रूस के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की है। विदेश मंत्री ने भारत रूस संबंधों को बेहद मजबूत और स्थिर बताया और साथ ही द्विपक्षीय निवेश संधि की प्रगति पर भी चर्चा की। ये रिपोर्ट देखिए। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय बैठक में शिरकत की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। We've had a very good session of talks. We will be carrying on after this. And I think today what clearly came out was that India-Russia relations remain very steady, remain very strong. They are based on our strategic convergence, on our geopolitical interests, and because they are mutually beneficial. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने दीर्घकालिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान आपसी निवेश, द्विपक्षीय निवेश संधि पर प्रगति की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की जाएगी। We appreciated the fact that our trade is at an all-time high. We have crossed $50 billion turnover last year. We expect to exceed that this year. And what is important is that this trade is more balanced, it is sustainable. इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों के हित में हैं और इससे यूरेशियन महाद्वीप पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि रूस भारत की जरूरत की चीजों को भारत में बनाने की नई दिल्ली की इच्छा का समर्थन करता है। हमने आधुनिक हथियारों के उत्पादन सहित सैन्य प्रौद्योगिकी में सहयोग के दृष्टिकोण पर चर्चा की है। यहाँ वास्तविक प्रगति हुई है। इस क्षेत्र में हमारा सहयोग रणनीतिक भी है। इसे विकसित करने से हमारे देशों के हितों को लाभ होता है। डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष बल दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर की ओर चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजरायली सेना जल्द ही सभी हमास आतंकियों तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ
हमास ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसके लड़ाके उत्तरी गाजा में इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बना रहे हैं। इस सब के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बड़े पैमाने पर हो रहे मानवीय विस्थापन पर चिंता जताई है। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ इजराइल हमास संघर्ष समाप्त होना तो दूर, कम होता भी नहीं दिख रहा। हमास के आतंकियों का सफाया करने निकली इजरायली सेना गाजा में अपने सैन्य अभियान को जारी रखे हुए है। जल, थल और वायु से हो रहे समायोजित हमलों में हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकियों का सर्वनाश करने से पहले वो गाजा में अपना सैन्य ऑपरेशन खत्म नहीं करेगा। इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने बुधवार को हमास के खिलाफ अपने हमले को बढ़ाते हुए मध्य और दक्षिणी गाजा में रात भर हमले किए। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में मौजूद ब्यूरिज, खान यूनिस और रफाह में भारी बमबारी की। बमबारी की वजह से उत्तरी गाजा का ज्यादातर हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में आईडीएफ इंटेलिजेंस यूनिट का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री को यूनिट कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ने विभिन्न कार्रवाई की जानकारी दी। इस मौके पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास आतंकवादियों को देख रहे हैं और जल्द ही सब आतंकियों तक पहुंच जाएंगे। हमारे सैनिक जमीन पर हैं, कभी कभी भूमिगत और हमारी आंखें आकाश में हैं। हम हमास आतंकवादियों से कहते हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं और हम तुम तक पहुंचेंगे। हम संघर्ष जारी रख रहे हैं और दक्षिणी गाजा पट्टी और अन्य स्थानों पर लड़ाई तेज कर रहे हैं। हम सबसे उन्नत तकनीक की मदद से अंत तक लड़ेंगे। इस बीच इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी गाजा सीमा पर अपने जवानों से मिले और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं है। लड़ाई महीनों तक चलेगी क्योंकि आतंकी संगठन हमास को खत्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि जल्द ही हमास के बड़े नेता हमारी गिरफ्त में होंगे। इस युद्ध में जरूरी लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। यह जटिल क्षेत्र है, इसलिए युद्ध कई महीनों तक चलेगा और हम अपनी उपलब्धियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए कोई जादुई समाधान नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल दृढ़ और लगातार संघर्ष है। दूसरी तरफ हमास ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उसके लड़ाके उत्तरी गाजा में इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा हमास गाजा के कई इलाकों पर भी इजरायली सेना से टक्कर ले रहा है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एडोल्फ हिटलर से अलग नहीं हैं। एर्दोगन ने साथ ही गाजा पर इजरायली हमले की तुलना नाजियों द्वारा यहूदी लोगों पर किए गए व्यवहार से की। क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहे हैं वह हिटलर से कम है? नहीं, उन्हें पश्चिम से समर्थन मिल रहा है। हर तरह का समर्थन अमेरिका से आता है और इस सारे समर्थन के साथ उन्होंने गाजावासियों के साथ क्या किया है? उधर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा पट्टी पर रहने वाले लगभग 1.9 मिलियन लोग विस्थापन का शिकार हुए हैं। कई लोग दक्षिणी इलाके की तरफ भागने पर मजबूर हुए हैं। युद्धग्रस्त इलाकों और उसके आसपास फंसे नागरिक पानी, भोजन, ईंधन और दवा की कमी से पीड़ित हैं। इस बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है कि वह लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों से व्यापारी जहाजों की रक्षा के लिए यूरोपीय संघ की एंटी पायरेसी नौसैनिक बल, जिसे ऑपरेशन अटलांटा के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग करने के पक्ष में नहीं है। सांचेज ने साथ ही कहा कि वह क्षेत्र में एक अलग मिशन का विरोध नहीं करते हैं। स्पेन लाल सागर में किसी अन्य ऑपरेशन के निर्माण का विरोध नहीं करता है। हमने नाटो और यूरोपीय संघ दोनों में अपने सहयोगियों को जो बताया है वह ये है कि हम मानते हैं कि ऑपरेशन अटलांटा जरूरी नहीं है। यह जोखिम अलग है और जाहिर तौर पर चुनौती की प्रकृति भी अलग। एक ऑपरेशन का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष की सबसे ज्यादा मार गाजा वासियों को झेलनी पड़ी है। हमलों के बीच जान बचाने के साथ साथ बुनियादी जरूरतों के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के उपाध्यक्ष रहे कुरैशी को गुप्त राजनयिक केबल यानी सिफर मामले में जमानत मिली थी। पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय से मिली जमानत के बाद बुधवार को कुरैशी को आदियाला जेल के बाहर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कुरैशी ने पुलिस की कार्रवाई को अवैध करार दिया। वीडियो में पंजाब पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी कुरैशी को बख्तरबंद पुलिस वाहन में धकेलते देखे जा सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक रावलपिंडी के डेप्यूटी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने मंगलवार को शाह महमूद कुरैशी की 15 दिन की हिरासत वाला जारी आदेश वापस ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। इस भयंकर तूफान में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता हैं। वहीं हजारों लोग बिना बिजली के जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में छतें उड़ गई हैं और पेड़ जड़ से उखड़ गए। ऑस्ट्रेलिया में एक हिस्से में तूफान का कहर है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्र जंगल की आग से जूझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी राज्यों में तूफान ने क्रिसमस के हफ्ते में जमकर तबाही मचाई है। इस भयंकर तूफान में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग लापता हैं। मृतकों में एक 9 साल की बच्ची भी शामिल है, जो कि तूफान से आई बाढ़ में बह गई थी। वहीं दूसरी ओर हजारों लोग बिना बिजली के जीवन यापन करने को मजबूर हैं। क्वींसलैंड की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी एनर्जेक्स ने जानकारी दी है कि तूफान के बाद लगभग 86,000 घरों की बिजली गुल हो गई है। तूफान के कारण चल रही तेज हवाओं से बिजली की कंक्रीट लाइन गिर गई। यह ऐसा पहला तूफान था जिसने किसी कंक्रीट बिजली के खंभों को नष्ट कर दिया। इस तूफान से कई बिजली के खंभे गिर गए हैं। आपको बता दें कि 25 और 26 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्यों ने तूफान की मार को झेला। ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में तेज हवाओं से छतें उड़ गई और पेड़ जड़ से उखड़ गए। मैंने अभी तक की यह सबसे तेज हवाएं देखी हैं और यह सब बहुत भयानक था। बच्चे बहुत डरे हुए थे। हम पूरे समय घरों की चीजों के टूटने की आवाज आ रही थी। हमें पता था कि हमारे घर के सामान को नुकसान पहुंच रहा है। सिडनी में आए भयंकर तूफान के दौरान प्रसिद्ध सिडनी हार्बर ब्रिज बारिश के कारण मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जहां एक ओर देश तूफान की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्र जंगल की आग से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में बीते 19 दिसंबर को सिडनी के उत्तर पश्चिम में 420 किलोमीटर दूर पिलिंगा के जंगलों की आग काबू से बाहर हो गई थी। दक्षिण कोरियाई अभिनेता ली सोन क्यांग अपनी कार में मृत पाए गए। 48 वर्षीय अभिनेता की कार सेंट्रल सोल में एक पार्क के पास खड़ी पाई गई। ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म पैरासाइट में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में एक धनी घराने के मालिक की भूमिका उन्होंने निभाई थी। उनकी आत्महत्या की बात अब तक साफ नहीं हो सकी है। योनहाप न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वो अपने घर पर एक नोट छोड़कर निकले थे। सरकारी कार्रवाई के बीच अवैध नशीली दवाओं के उपयोग के आरोपों की जांच की जा रही थी, जिसमें पुलिस ने उनसे 3 बार पूछताछ की थी। उनके ऊपर कथित तौर से ड्रग्स का इस्तेमाल करने को लेकर जांच चल रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खत्म होने को है 2023 का साल। उपलब्धियां रही देश की बेमिसाल। अर्थव्यवस्था ने भरी उछाल तो खिलाड़ियों ने किया धमाल। अंतरिक्ष में दिखा भारत का दम तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हम। अमृतकाल में सामाजिक योजनाओं से हो रहा वंचितों का विकास। 2047 में विकसित भारत के संकल्प की मजबूत हुई आस। देखिए साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा। भारत एट 2023 हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात
प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। स्वदेशी और स्वराज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा युद्ध अभी भी भीषण बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का इस समय पूरा जोर नाटो की सदस्यता पर है। तो वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा कि जापान द्वारा यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली सौंपने के कदम से रूस जापान संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। रोजाना दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया जाता है। इसी कड़ी में यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी सेना ने रात भर ओडेसा क्षेत्र पर ड्रोन हमले किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा यूक्रेन ने बताया कि उसने रूस के 46 ड्रोन में से 32 को मार गिराया है। इस बीच रिहायशी इलाकों में इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। उधर दूसरी तरफ यूक्रेनी सरकार ने एक बार फिर से रूसी हमले का दावा करते हुए कहा है कि रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर खैरसोन में रेलवे स्टेशन पर बमबारी की, जिसमें 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा खैरसोन के अधिकांश हिस्से में बिजली गुल हो गई। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का इस समय पूरा जोर नाटो की सदस्यता पर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की नाटो में सदस्यता यूरोप की जीत और रूस की हार होगी। नाटो गठबंधन को लेकर यूक्रेन की रणनीति स्पष्ट है। यह यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए एक सुरक्षा आधार के बारे में है। हमारे कार्यों की रणनीति इसी रणनीति पर आधारित है। विदेश नीति, देश के अंदर संस्थागत कदम, सब कुछ यथासंभव सार्थक होना चाहिए। वहीं इस बीच क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन को किसी भी नई सहायता से संघर्ष के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रेमलिन ने साथ ही कहा कि इस तरह के बेवजह के खर्चों से केवल यूरोप की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचेगा। यूक्रेन को यूरोपीय संघ की किसी भी नई सहायता से संघर्ष के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस तरह के खर्च से केवल यूरोप की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। यह यूरोपीय संघ के करदाताओं पर निर्भर है कि वे महसूस करें कि उनका पैसा गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा कि जापान द्वारा यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली सौंपने के कदम से रूस जापान संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने में जापान अपने पश्चिमी सहयोगियों के फहरिस्त में शामिल हो गया है। हम चेतावनी देते हैं कि अगर जापानी मिसाइलें यूक्रेनी सेना के हाथों में आ जाती हैं तो इस तरह की कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से रूस के प्रति शत्रुतापूर्ण माना जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में जापान के लिए गंभीर परिणाम होंगे। कीव शासन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य आपूर्ति केवल निर्दोष पीड़ितों की संख्या और कीव शासन के अत्याचार को बढ़ाएगी। गौरतलब है कि इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में खोई दुनिया शायद ये भूल गई है कि पिछले 22 महीनों में रूस और यूक्रेन में भीषण संघर्ष जारी है। भले ही रूस अधिक शक्तिशाली होने के कारण यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन पश्चिम की मदद से यूक्रेन भी कई मोर्चों पर रूस को अब तक टक्कर देता नजर आ रहा है। अगली खबर, नाटो की सदस्यता के लिए प्रयासरत स्वीडन के लिए अच्छी खबर है। तुर्की संसद की एक प्रमुख संसदीय समिति ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि नाटो में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है और स्वीडन के मामले में तुर्की और हंगरी के विरोध के कारण देरी हो रही है।
कई समय से नाटो की सदस्यता को लेकर प्रयासरत स्वीडन के लिए फिलहाल एक अच्छी खबर है। तुर्की संसद की एक प्रमुख संसदीय समिति ने कई महीनों की देरी के बाद नॉर्थ अटलांटिक संधि संघ यानी नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के आवेदन को मंजूरी दे दी। तुर्की के इस कदम को नाटो की सदस्यता के इच्छुक स्वीडन के लिए बेहतर माना जा रहा है। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की सत्तारूढ़ एके पार्टी द्वारा नियंत्रित आयोग ने लगभग 4 घंटे की बहस के बाद स्वीडन के आवेदन के समर्थन में मतदान किया। तुर्की की संसदीय समिति ने गत महीने नाटो में स्वीडन की सदस्यता पर चर्चा शुरू की थी। समिति में शामिल ज्यादातर विधायकों ने स्वीडन के शामिल होने के आवेदन के पक्ष में मतदान किया। जैसा कि हमने अपनी पिछली बैठक में चर्चा की थी, हमने स्वीडन के अंकारा के राजदूत को आतंकवाद के खिलाफ मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया था। राजदूत ने कहा कि उनका देश त्रिपक्षीय समझौते के दायरे में किए गए वादों को साकार करने के लिए दृढ़ और गंभीर है। यह नाटो सदस्य बनने के बाद भी हमारे देश के साथ घनिष्ठ सहयोग में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादी संगठनों के समर्थन को रोकने के लिए गंभीर कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि नाटो में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है और स्वीडन के मामले में तुर्की और हंगरी के विरोध के कारण देरी हुई है। स्वीडन ने रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के बाद नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद तुर्की संसद से मिली मंजूरी ने उसके आगे के रास्ते को आसान बना दिया है। तुर्की संसद समिति के एक विपक्षीय सांसद ने बताया कि स्वीडन की सदस्यता को लेकर आयोग में गहन चर्चा की गई। हमने सवाल किया था कि इस बैठक और पिछली बैठक के बीच क्या बदलाव आया। सरकार ने हमें स्वीडन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने हमें विदेश नीति में तुर्की की प्राथमिकताओं के बारे में भी बताया और राष्ट्रपति एर्दोगन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई इस पर वार्ता का उल्लेख भी किया। एक लंबी बहस प्रक्रिया के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। स्वीडन के लिए यह बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। अब उसे तुर्की की जनरल असेंबली से भी समर्थन की उम्मीद होगी। इसके लिए एक प्रोटोकॉल है और यह प्रोसेस कब शुरू होगा इसका ऐलान नहीं किया गया है। गौरतलब है कि तुर्की ने स्वीडन पर अपने देश की सुरक्षा को खतरा माने जाने वाले समूहों के प्रति बहुत उदार होने का आरोप लगाया था। इन समूहों में कुर्द आतंकवादी और एक नेटवर्क के सदस्य शामिल हैं, जिन्हें अंकारा 2016 में असफल तख्तापलट के लिए दोषी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अफ्रीका नामा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कई लोग सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान घायल हो गए। दंगा नियंत्रण के लिए तैनात पुलिस ने विपक्ष के प्रतिबंधित विरोध को जबरन तितर-बितर कर दिया। पुलिस ने मुख्यालय के बाहर और अंदर लोगों पर आंसू गैस छोड़ी और पत्थर फेंके। पिछले हफ्ते हुए राष्ट्रीय चुनावों को फिर से कराने की मांग हो रही है। गरीबी से जूझ रहे कॉन्गो में अस्थिरता होने का खतरा बढ़ रहा है। कॉन्गो पहले से ही सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। आपको बता दें कि कॉन्गो कोबाल्ट और अन्य औद्योगिक खनिजों धातुओं के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। कीनिया की राजधानी नैरोबी में 15 से 18 साल के युवा फेंसिंग की कला में अपने को पारंगत करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी का प्रयास है कि इस कला में अपना भविष्य बनाकर ये सभी बेहतर जीवन के सपने को साकार कर सकें। कड़ी मेहनत के साथ लगातार अभ्यास के जरिए ये अपने खेल के स्तर को लगातार बेहतर करते जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन युवाओं में 2 लड़कियां भी शामिल हैं जो कि अपने उम्र की लड़कियों से अलग हटकर अपना नाम करना चाहती हैं। कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक कम आय वाले क्षेत्र हुरूमा की सड़कों पर कुछ युवा फेंसिंग करते नजर आ रहे हैं। तिसावोरा मटानी फेंसिंग क्लब में अभ्यास करते ये युवा सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। 2021 में एक मुफ्त की जगह मिलने के बाद 15 से 18 साल के ये सभी युवा फेंसिंग की कला में अपने को पारंगत करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी की कोशिश है कि इस कला में अपना भविष्य बनाकर ये बेहतर जीवन के सपने को साकार कर सकें। इन बच्चों को फेंसिंग सिखाने वाले इसहाक एम्बिरू खुद भी गरीबी में पले बढ़े हैं।
और ऐसे में इन युवाओं को इस कला के माध्यम से कामयाब होते देखना चाहते हैं। हम उन पर पूरा ध्यान देते हैं, फीस भुगतान से लेकर बाड़ लगाने के अवसर देना। इस तरह फेंसिंग मतानी का जन्म हुआ। इससे उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। चाहे खेल कितना भी महंगा हो, हम उन्हें बिना किसी शुल्क के प्रशिक्षण और अवसर देते हैं। बता दें कि मतानी का अर्थ होता है ऐसे क्षेत्र जिनकी आय कम हो। ऐसे में हुरूमा क्षेत्र में होने वाली फेंसिंग को फेंसिंग मतानी का नाम दिया गया है। सफ़ेद कपड़ों में फेंसिंग करते ये युवा दुनिया भर में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए अपने को ढाल रहे हैं। कड़ी मेहनत के साथ लगातार अभ्यास के जरिए ये अपने खेल के स्तर को लगातार बेहतर करते जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन युवाओं में 2 लड़कियां भी शामिल हैं जो अपनी उम्र की लड़कियों से अलग हटकर अपना नाम करना चाहती हैं। इस खेल से मुझे बहुत मदद मिलती है। मेरी उम्र की कुछ लड़कियां अभी गर्भवती हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों में शामिल होते हैं तो वह आपको व्यस्त रखती हैं, तो आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। इससे ड्रग्स के दुरुपयोग से बचने में भी मदद मिलती है। गौरतलब है कि कीनिया में फेंसिंग का खेल ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन गरीबी और अपराध से निजात दिलाने के लिए युवा इस खेल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसहाक राष्ट्रीय फेंसिंग टीम को भी प्रशिक्षण देते हैं। उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें शामिल होकर अपराध से दूर रहकर अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। समाज की बेड़ियां